अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू फास्ट स्पोर्ट्स। यू आर वाचिंग गोल्डन बूट। आई एम योर होस्ट अली मिर्जा। आइए नजर डालते हैं प्रोग्राम में आज की टॉप स्टोरीज पर। इंटरनेशनल फ्रेंडली मैचेस में जर्मनी और फ्रांस के दरमियान खेले जाने वाले मैच में जर्मनी की शानदार परफॉर्मेंस। किलियन एम्बापे की फ्रांस को 1 के मुकाबले में 2 गोल्स से शिकस्त देकर मैच अपने नाम कर लिया। इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के दरमियान खेले जाने वाले मैच में इंग्लैंड ने जूड बेलिंगम की शानदार परफॉर्मेंस की वजह से 1 के मुकाबले में मैच में 3 गोल से फतह हासिल कर ली। इटली और यूक्रेन के दरमियान खेले जाने वाले मैच में इटली की शानदार परफॉर्मेंस यूक्रेन को 1 के मुकाबले में 2 गोल से शिकस्त देकर मैच अपने नाम कर लिया। नॉर्वे और जॉर्जिया के दरमियान खेले जाने वाले मैच में अर्लिंग हालैंड की शानदार परफॉर्मेंस मैच में 1 के मुकाबले में 2 गोल से कामयाबी हासिल की। स्पेन और साइप्रस के दरमियान खेले जाने वाले मैच में स्पेन ने 0 के मुकाबले में साइप्रस को 6 गोल्स से शिकस्त देकर मैच में फतह हासिल कर ली। बेल्जियम और एस्टोनिया के दरमियान खेले जाने वाले मैच में बेल्जियम की जबरदस्त परफॉर्मेंस एस्टोनिया को 0 के मुकाबले में 5 गोल से शिकस्त देकर मैच अपने नाम कर लिया। फीफा वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स में मेसी की अर्जेंटीना ने बोलीविया के साथ खेलते हुए मैच में 3 गोल से कामयाबी हासिल कर ली। क्वालिफायर्स के दूसरे मैच में इक्वाडोर और यूरुग्वे के दरमियान खेले जाने वाले मैच में इक्वाडोर की 1 के मुकाबले में 2 गोल्स से शानदार फतह। नए खिलाड़ी मिले या ना मिले, लेकिन पुराना स्पॉन्सर खत्म होते ही मैनचेस्टर यूनाइटेड को एक नया स्पॉन्सर मिल गया। बेहतरीन परफॉर्मेंस के बावजूद आखिर क्यों फेरन टोरेस टीम का हिस्सा नहीं बन पाएंगे? पिछले मैच की वजह से सैक होने वाले हेड कोच के बाद जर्मन टीम की कोचिंग के हवाले से जर्गन क्लॉप को ऑफर। जर्गन क्लॉप का बड़ा बयान सामने आ गया। हैरी केन के जाने के बाद टॉटनहम ने किस स्टार खिलाड़ी को साइन कर लिया? बार्सिलोना के कोच के हवाले से डायरेक्टर बार्सिलोना फेडरेशन का बड़ा बयान सामने आ गया। नए अंदाज में माजी की झलक, चेल्सी ने अपनी नई किट मुतारिफ करवा दी। देखिए फैंस का रिएक्शन। फलस्तीन और पाकिस्तान के दरमियान खेले जाने वाले मैच में पाकिस्तान को 1 के मुकाबले में 2 गोल से शिकस्त का सामना। पीएफएफ की इंतजामी कारकर्दगी के हवाले से अहम इंकशाफात सामने आ गए। और अगर आप में टैलेंट है और अपने टैलेंट को शोकेस करना चाहते हैं तो अपनी वीडियोस भेजिए हमें, हम करेंगे आपको फीचर और बनेंगे लाखों यंगस्टर्स की आवाज़ मुतल्लिका इदारों तक पहुंचाने में। वेलकम बैक टू गोल्डन बूट। और यहाँ पर प्रोग्राम में शामिल करेंगे कुछ फ्रेंडली मैचेस को, बहुत ही शानदार मैचेस। सबसे पहला मैच जिसकी हम बात करने जा रहे हैं वो है जर्मनी वर्सेस फ्रांस। जर्मनी, जैसे कि कल हम बता रहे थे कि उनके जो हेड कोच हैं उनको फायर कर दिया गया है और अब नए हेड कोच के आते ही जर्मनी ने फ्रांस जैसी टीम को हरा दिया 2-1 से। बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस। और इस मैच का क्या एक्शन था, फ्रांस कहां पर गलतियां कर रही थी और क्यों हार गई ये मैच? किलियन एम्बापे जैसे प्लेयर्स के होते हुए बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस जर्मनी की। और यहां पर ग्रीजमैन, चाउमेनी और ऐसे प्लेयर्स के होते हुए भी जर्मनी ने ये मैच जीता है। इंटर्न जो कोच थे रूडी वुलर, उन्होंने साबित किया कि वो जो हेड कोच जिनको निकाला गया उनसे काफ़ी अच्छे साबित हो रहे हैं और ऐसा भी हो सकता है इनको परमानेंट भी कर दिया जाए। एनीवेज स्टैट्स पे एक नज़र डालते हैं, इस मैच के स्टैट्स क्या कहते हैं और बाय किलियन एम्बापे वाज ऑन द बेंच, इस पे भी हम बात करते हैं। आप देख रहे हैं मैच स्टैट्स। 12 शॉट से यहाँ पर फ्रांस को और जर्मनी को 6 मिले। शॉट्स ऑन टारगेट 3 मिले हैं जर्मनी को, जबकि 6 मिले हैं फ्रांस को। पोजीशन आप देख रहे हैं 51% था जर्मनी के पास, 49% जो है वो फ्रांस के पास। पासेस जो है वो 589 मिले हैं जर्मनी को, जबकि 569 मिले हैं फ्रांस को। पास एक्यूरेसी आप देख रहे हैं 85% जर्मनी की थी, 88% फ्रांस की थी। फाउल्स आप देख रहे हैं 12 जो है वो जर्मनी को मिले हैं और 11 फाउल्स किए हैं फ्रांस ने। येलो कार्ड्स आप देख रहे हैं फ्रांस को 1 भी नहीं मिला, जबकि 2 मिले हैं यहाँ पर जर्मनी को। और कॉर्नर्स आप जो देख रहे हैं यहाँ पर कोई भी नहीं मिला जर्मनी को, जबकि 5 मिले हैं फ्रांस को। बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस यहाँ पर। इतनी क्लिनिकल परफॉर्मेंस लगता है जैसे किलियन एम्बापे के ना होने पे फ्रांस थोड़ी सी एक्सपोज हुई है। अपने जो क्लिनिकल परफॉर्मेंसेस देती आई है फ्रांस, वो नज़र नहीं आई। अपने गोल्स को उस तरह से शॉट्स ऑन टारगेट 6 होने के बावजूद भी फिनिश नहीं कर पाई। ग्रीजमैन ने अच्छा खेला है, कैप्टनसी कर रहे थे इस मैच में, लेकिन कैप्टनसी करते हुए जो है वो अपनी टीम को मैच में फतह दिलवाने से नाकाम रहे हैं। प्लेयर जो हमने फीचर किए हैं उन पर अगर बात करें तो वो हैं बेंजामिन। जी हाँ, बेंजामिन की बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस और कुछ रिसेंट पास्ट में भी जर्मनी के लिए इनकी शानदार परफॉर्मेंसेस रही हैं। और जर्मनी के लिए ये विन कितनी बड़ी विन है, क्योंकि बहुत अरसे से उन पर क्रिटिसाइज़ किया जा रहा था। वर्ल्ड कप में भी जिस
तरह से उनकी परफॉर्मेंसेज रही थी, उसके बाद फिर कुछ पिछले फ्रेंडली मैचेस में वो बुरी तरह हार गए थे और जापान से अपना मैच वर्ल्ड कप में भी हारे थे और फ्रेंडली मैचेस में भी जापान से हार गए थे। और इस मैच को जीतना फ्रांस जैसी टीम के अगेंस्ट, जो कि वर्ल्ड कप में रनर अप टीम थी और 2018 में उन्होंने विन किया था वर्ल्ड कप, ये बहुत बड़ा बूस्ट मिलेगा जर्मनी की टीम को। और वहाँ पर वही सवाल भी होंगे जो कोच के हवाले से कि कोच जब तक थे तब तक जर्मनी की टीम की परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं थी। बेंजामिन बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेस दे चुके हैं रिसेंट पास्ट में, फ्रांस के अगेंस्ट भी उन्होंने बहुत अच्छा खेला है। बेंजामिन हेनरिच बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस, आप भी लाइप्ज़िग के लिए खेलते हैं और स्टैट्स पे एक नज़र डालते हैं इस मैच में कैसी परफॉर्मेंस थी बेंजामिन हेनरिच की और क्या अचीव किया उन्होंने। आप देख रहे हैं एक्यूरेट पासेस 82% थे, असिस्ट किया है, एक टचेस जो थे वो 76 थे, चांसेस जो क्रिएट किए वो एक था, पासेस इनटू फाइनल थर्ड 4, टोटल शॉट्स 1 और क्लियरेंसेस जो हैं वो भी 1। यहाँ बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस की वजह से जर्मनी ने ये मैच 2-1 से अपने नाम किया है। बहुत एक लंबे अरसे के बाद जर्मनी को काफ़ी खुशी हुई होगी जिस तरह की परफॉर्मेंस उन्होंने दी है और वहाँ पर फ्रांस के लिए भी ये सवालिया निशान है कि क्यों इतने अच्छी परफॉर्मेंस के बावजूद वो फिनिश नहीं कर पाएगा। किलियन एम्बापे एक बहुत ज़रूरी एसेट हैं फ्रांस के लिए, उनके बगैर क्या टीम की ऐसी ही परफॉर्मेंस होगी। तो आगे आने वाले मैचेस में लेट्स सी किस तरह की परफॉर्मेंस देती है जर्मनी और फ्रांस भी किस तरह की परफॉर्मेंस देती है किलियन एम्बापे के बगैर, वो हम फर्दर जब मैचेस होंगे आपको बताएंगे। नेक्स्ट जिस मैच की हम बात करने जा रहे हैं वो इंग्लैंड वर्सेस स्कॉटलैंड। इंग्लैंड ने ये मैच 1 के मुकाबले में 3 गोल से जीत लिया है। बहुत ज़्यादा बातें हो रही थी पिछले कुछ दिनों में इस मैच को लेकर, इस फ्रेंडली मैच को लेकर, जहाँ पर साउथगेट जो इंग्लैंड के कोच हैं उन्होंने भी काफ़ी ज़्यादा इत्मीनान जाहिर किया था इस मैच को लेकर और दूसरी तरफ स्कॉटलैंड के जो कोच हैं उन्होंने कहा था कि हम जारहाना हिकमत अमली अपनाएंगे इस मैच में, लेकिन मैच वो नहीं जीत सके। जहाँ इंग्लैंड ने ये मैच 1 के मुकाबले में 3 गोल से अपने नाम किया है और फिल फोर्डन 32वें मिनट में गोल करने वाले पहले खिलाड़ी थे। फिर जूड बेलिंगम यहाँ पर भी लाइमलाइट में रहे हैं, रियल मैड्रिड के लिए तो बहुत ही शानदार परफॉर्मेंसेज दे रहे हैं, लेकिन अपनी नेशनल साइड में भी जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त परफॉर्मेंसेज जारी रखे हुए हैं। और हैरी केन जो कि बायर्न म्यूनिख में गए और वहाँ पर भी छा गए, उन्होंने अपनी टीम के लिए भी गोल किया 81वें मिनट में और उसके साथ साथ हैरी मैग्वायर काफ़ी जो है वो तनकीद की जद में है क्योंकि ऑन गोल हुआ था और वहाँ पर जो है वो हैरी मैग्वायर के पाँव से टकरा कर बॉल जो है वो इंग्लैंड की गोल पोस्ट में गई थी और उसके बाद काफ़ी ज़्यादा फैंस की तरफ से रद्द अमल भी आया हैरी मैग्वायर ने, लेकिन थोड़े से एग्रेसिव हैं तो उन्होंने उसका जवाब भी जो है वैसा ही दिया है। बहरहाल ये मैच जो है वो अपने नाम किया है और स्टैट्स पे एक नज़र डालते हैं कहाँ पर गलतियाँ कर रही थी स्कॉटलैंड और कितने शॉट्स उनको मिले हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पर 7 शॉट्स थे स्कॉटलैंड के पास, 11 थे यहाँ पर साउथगेट की इंग्लैंड के पास और शॉट्स ऑन टारगेट 5 थे साउथगेट के पास, जबकि कोई भी शॉट ऑन टारगेट नहीं था स्कॉटलैंड का। पोजीशन आप देख रहे हैं इंग्लैंड के पास 61% था, 39% पोजीशन स्कॉटलैंड के पास था। पासेस भी आप देख रहे हैं 610 पासेस थे इंग्लैंड के, 397 स्कॉटलैंड के थे। पास एक्यूरेसी भी देख रहे हैं 89% इंग्लैंड की थी और 83% जो है वो स्कॉटलैंड की थी। फाउल्स आप देख रहे हैं 12 दिए इंग्लैंड ने, 7 दिए हैं स्कॉटलैंड ने। येलो कार्ड्स 2 हुए हैं इंग्लैंड को और 2 ही हुए हैं स्कॉटलैंड को, जबकि कॉर्नर्स जो हैं वो 5 मिले हैं इंग्लैंड को और 1 मिला है स्कॉटलैंड को। अभी पिछले दिनों व्यूवर्स ये बात हो रही थी जो कि हमने आपके साथ बताया भी था, आपके साथ शेयर भी की थी कि पेप गार्डियोला का नाम जो है वो सोचा जा रहा था इंग्लैंड की नेशनल साइड के लिए, कोचिंग के लिए। साउथगेट के बारे में ये खबरें आ रही थी कि शायद अब उनका साथ ख़त्म हो जाए इंग्लैंड के साथ, लेकिन ऐसी परफॉर्मेंस के बाद शायद अब ये खबरें जो आ रही थी ये दम तोड़ जाएं और पेप गार्डियोला के ऊपर भी डिपेंड करते हैं क्योंकि स्पेन को भी उनकी ज़रूरत है नेशनल साइड को। और लेट्स सी इस दफ़ा मैनचेस्टर सिटी की भी वो परफॉर्मेंस दिलवा पाते हैं जो पिछले साल ट्रैवल जीता, सुपर कप जीता। एनीवेज यहाँ पर साउथगेट ने बहुत अच्छा परफॉर्म करवाया है इंग्लैंड को। स्कॉटलैंड मुझे नहीं समझ आ रही थी कि उनके डिफेंडर वहाँ पे क्या कर रहे थे जब फिल फोर्डन ने गोल किया और दूसरा गोल भी हुआ। बिल्कुल ही जो है वो बुरी परफॉर्मेंस थी स्कॉटलैंड की। जो प्लेयर हमने फीचर किए हैं इस मैच में उनकी अगर बात करें तो नन अदर देन, जी हाँ, जूड बेलिंगम। एक दफ़ा से फिर शानदार परफॉर्मेंस, जी हाँ, बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस जूड बेलिंगम की। अच्छा, मज़े की बात यह है कि जिडान को लेकर अब तबसरे हो रहे हैं कि रियल मैड्रिड के लिए भी जो परफॉर्मेंसेज आई हैं जूड बेलिंगम की, कहा जा रहा है कि जिडान को शायद ये रिप्लेस कर दें। जिस तरह की आते ही इन्होंने परफॉर्मेंसेज रियल मैड्रिड के लिए देनी शुरू कर दी हैं, नेशनल साइड के लिए भी खेला है, वहाँ पर भी हमेशा ही अच्छी परफॉर्मेंस दी है और फिर डॉर्टमंड जहाँ से ये आए थे वहाँ पर भी क्या ही ज़बरदस्त इनकी परफॉर्मेंसेज रही हैं। उसके बाद डायरेक्ट रियल मैड्रिड ने इनको अप्रोच किया और अपनी टीम में लेकर आए और वहाँ पर भी शुरू के जो 2 से 3 मैचेस अभी तक खेले उनमें शानदार परफॉर्मेंसेज दी हैं और इसी वजह से जिडान के साथ कंपैरिजन चल रहा है। अब इस पर फैंस के भी तबसरे हैं, हम नेक्स्ट शोज़ में शामिल करेंगे कि इनके ऊपर फर्दर जो है वो क्या डिटेल्स आती हैं और जिडान की तरफ से कोई बयान आता है इस कंपैरिजन पे या नहीं आता। वैसे कंपैरिजन करना नहीं चाहिए, हर एक खिलाड़ी का अपना जो है वो एक दौर होता है और उसमें वो उस तरह की परफॉर्मेंसेस देता है।
एनीवेज जूड बेलिंगम ने बहुत ही शानदार खेला और इस शानदार खेलने की वजह से इंग्लैंड ने स्कॉटलैंड को एक के मुकाबले में 3 गोल से शिकस्त देकर मैच अपने नाम कर लिया। अब नेक्स्ट जिस मैच की हम बात करने जा रहे हैं, ये तो फ्रेंडली मैचेस से वो हैं यूएफए यूरोपियन क्वालिफायर्स के मैचेस, और यहाँ पर इटली और यूक्रेन का मैच हुआ है। इटली जो कि याद रखिए इस वर्ल्ड कप जो 2022 था उसमें क्वालिफाई ही नहीं कर पाई थी वर्ल्ड कप के लिए। हालांकि अगर आप इनकी टीम में नाम देखें, बड़े बड़े नाम हैं, क्या वजूहात थी क्यों नहीं जो है वो क्वालिफाई कर पाई थी, इस पर हम बात करेंगे। लेकिन यहाँ पर यूक्रेन को यूरो क्वालिफायर्स में उन्होंने हराया है 1 के मुकाबले में 2 गोल से। जो बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस इटली की, और यूक्रेन को 1 के मुकाबले में 2 गोल से उन्होंने शिकस्त दी है। स्टैट्स पे एक नज़र डालते हैं, मैच के स्टैट्स क्या कहते हैं, किसने कैसा परफॉर्म किया है, ये आप देख रहे हैं स्क्रीन पे। 9 शॉट्स यहाँ पर यूक्रेन को मिले थे, जबकि 22 शॉट्स थे यहाँ पर इटली के पास। शॉट्स ऑन टारगेट 3 थे, यूक्रेन के पास 5 जो थे वो शॉट्स ऑन टारगेट थे इटली के पास। पोजेशन आप देख रहे हैं 64% था इटली के पास, 36% यूक्रेन के पास था। पासेस भी आप देख रहे हैं 387 थे यूक्रेन के पास, जबकि 679 पासेस जो है वो इटली के पास है। पास एक्यूरेसी आप देखिए इटली की बहुत ही शानदार 90%, जबकि 86% जो है वो यूक्रेन की थी। फाउल्स आप देख रहे हैं 14 मिले हैं यहाँ पर यूक्रेन को, जबकि 5 के हैं यहाँ पर इटली ने, और येलो कार्ड्स 4 मिले हैं यूक्रेन को। कॉर्नर्स की अगर बात करें तो कोई कॉर्नर नहीं मिला यूक्रेन को, जबकि 6 मिले हैं यहाँ पर इटली को। इटली की एक बात तो वाज़ेह है कि जब से ये सप्लाटी आए हैं, जो कि नेपोली को 33 साल बाद इन्होंने इटालियन सीरिया का टाइटल जितवाया था, तो उनके आते ही कुछ पॉजिटिव यानी हमें नज़र आई है परफॉर्मेंस इटली की। पहला ही मैच जीते हैं यूक्रेन के अगेंस्ट, तो सप्लाटी जो है उनका ये एक रहा है, एक रिकॉर्ड रहा है। जैसे नेपोली में उन्होंने बड़े बड़े स्टार्स को पैदा किया और बड़े बड़े स्टार्स को बनाया, जैसे क्वारस्टेलिया है, जैसे विक्टर ओसिमैन है, और इसी तरह अब इटली में से भी हमें शायद कुछ ऐसे ज़बरदस्त खिलाड़ी देखने को मिले। बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस प्लेयर जो हमने फीचर किए हैं वो है डेविड फ्रैटेसी। इन्होंने 2 गोल किए अपनी टीम के लिए, और बाकी गोल्स में अगर बात करें तो यार मोलेंको जो है 41वें मिनट में उन्होंने गोल किया, उससे पहले 12वें और 29वें मिनट में फ्रैटेसी जो हैं उन्होंने गोल किया अपनी टीम के लिए। जी हाँ, बहुत ही शानदार प्लेयर डेविड फ्रैटेसी इंटर मिलान के लिए खेलते हैं। इनके स्टैट्स पे एक नज़र डालते हैं, क्या परफॉर्मेंस इनकी इस मैच में क्या अचीव किया है, आइए आपको दिखाते हैं। ये आप देख रहे हैं 88% एक्यूरेट पासेस थे, गोल्स जो थे, टचेस जो थे वो 58% थे, चांसेस जो क्रिएट किए वो 4 थे, पासेस इनटू फाइनल थर्ड 6 थे, टोटल शॉट्स 2 थे, और क्लियरेंसेस जो थी वो भी 2 थी। और इसी परफॉर्मेंस की वजह से इटली जो है वो यूक्रेन से ये मैच 1 के मुकाबले में 2 गोल से जीता है। यूएफए यूरोपियन क्वालिफायर का ये मैच था, और सप्लाटी के आते ही रिजल्ट्स आने नजर शुरू हो गए इटली की टीम में। यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक का वक्त हुआ चाहता है। वेलकम बैक टू गोल्डन बूट, और प्रोग्राम में आप शामिल करेंगे गोल्डन बूट लेटेस्ट अराउंड द वर्ल्ड क्या हो रहा है, फुटबॉल की दुनिया में क्या खबरें हैं, आइए आपके साथ शेयर करते हैं। सबसे पहली खबर जो है वो कल हमने आपको बताया था, जो स्पॉन्सर है मैनचेस्टर यूनाइटेड का, उनका मुआहदा ख़त्म हो गया है, और यहाँ पर ग्लेजर फैमिली की जो है उनके मामलात तो काफ़ी ख़राब है, लेकिन ये स्पॉन्सर मिल गया है उनको नया। मैनचेस्टर यूनाइटेड कंफर्म स्नैपड्रैगन एज ए न्यू फ्रंट ऑफ शर्ट स्पॉन्सर फॉर 24-25, और ये जो स्पॉन्सर है शायद इससे कुछ मामलात बेहतर हो जाएं यूनाइटेड के, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल कर रही है, और एरिक टेन हैग भी जिस तरह खिलाड़ियों को लेकर मामलात को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं वो भी हम आपके साथ शेयर करते रहे हैं। अब अनवर अल गाजी जो हैं उनके पीछे हैं, उनको अपनी टीम में शामिल करना चाहते हैं, क्योंकि जेडन सैंचो के साथ भी जो मामला चल रहा है वो भी हमने आपके साथ शेयर किया है, और इसके साथ साथ एंटोनी जो हैं वो भी अब नहीं खेलेंगे यूनाइटेड के लिए। तो वो 2 बेहतरीन खिलाड़ी जो हैं वो असॉल्टिंग और दूसरे इश्यूज़ की वजह से अब प्रोवाइड नहीं होंगे, और सैंचो के साथ तो शायद एरिक टेन हैग खुद ही जान छुड़वाना चाह रहे हैं, लेकिन यहाँ पर अनवर अल गाजी जो हैं उनके पीछे हैं, और लेट्स सी हमें यूनाइटेड के लिए वो खेलते हुए नज़र आए, और यूनाइटेड के हालात कुछ इस सीज़न हमें बेहतर होते हुए नज़र आए। नेक्स्ट हमारे पास क्या खबर है, नेक्स्ट खबर आपके साथ शेयर करते हैं, और ये है फेरन टॉर्स के हवाले से। Ferran Torres has now scored 4 goals in 85th minutes with Barcelona and Spanish national team this season. He hadn't been called up to national team since World Cup came on in the 61st minute. Scored twice in 22 minutes in the mental issue. I am a bull, he said in July. और जो उन्होंने कहा था वो साबित करके दिखाया। बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस फेरन टॉरेस की, और इतने लंबे अरसे के बाद आप जब वापसी करते हैं और इस तरह की फॉर्म में आना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन उन्होंने साबित किया है कि वर्ल्ड क्लास प्लेयर है। जिस तरह उन्होंने इतने कम वक्त में गोल्स किए हैं, और ना सिर्फ बार्सिलोना के लिए बल्कि अपनी नेशनल साइड स्पेन के लिए भी किए हैं, और स्पेन बहुत ही ज़बरदस्त टैलेंट प्रोड्यूस करती है, और हमें वर्ल्ड कप में भी कुछ नज़र आया उनका टैलेंट।
एनीवेज नेक्स्ट हमारे पास क्या खबर है आपके साथ वो शेयर करते हैं। जर्गन क्लॉप मेक्स डिसीजन ऑन जर्मनी जॉब। जी हाँ, लिवरपूल और जर्गन क्लॉप की तरफ से, जैसे कि हम कल भी आपको बता रहे थे कि हेड कोच जो है वो रिमूव कर दिए गए हैं जर्मनी की, और पहली जो विश थी क्लब की या टीम की या नेशनल साइड की वो यही थी कि वो जर्गन क्लॉप को एज अ कोच हायर करना चाह रहे थे, क्योंकि खुद भी जर्मन है। लेकिन जर्गन क्लॉप जो है, लिवरपूल की तरफ से ये कहा गया है कि जो उनका कॉन्ट्रैक्ट साइन है लिवरपूल के साथ वो भी काफ़ी अर्सा बाकी रहता है, और अभी वो बिल्कुल भी उस कॉन्ट्रैक्ट को छोड़कर नहीं जा सकते और जर्मनी के लिए अपनी ड्यूटीज़ नहीं परफॉर्म कर सकते। लेट्स सी नियर फ्यूचर में जो है जब कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होता है तो जर्गन क्लॉप आएंगे अपनी नेशनल साइड को लीड करने या नहीं आएंगे, ये वक्त ही बताएगा। लेकिन जर्मनी जो है एक मैच तो जीता है जो हमने आपके साथ डिस्कस किया था, लेकिन अगर जर्गन क्लॉप आ जाते हैं तो फिर जर्मनी वाकई में एक बहुत अच्छी टीम बन सकती है, जैसे उन्होंने लिवरपूल को बनाया और बहुत सारी अचीवमेंट्स अपने नाम की। नेक्स्ट हमारे पास क्या खबर है आइए आपको दिखाते हैं, और नेक्स्ट जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये है टॉटनहम के हवाले से। हैरी केन के जाने के बाद टॉटनहम आर ऑन द वर्ज ऑफ साइनिंग क्रोशियन सीवी टॉप टैलेंट लुका Vuskovic after top project of his development. Vuskovic only wants Spurs. 5 बड़े क्लब से भी इनको ऑफर की गई है, लेकिन ये वहाँ नहीं जा रहे और इन्होंने टॉटनहम को चुना है। और टॉटनहम ऑल दो अच्छी कुछ परफॉर्मेंसेज पिछले सीज़न प्रीमियर लीग में उनकी तरफ से नज़र आई थी, लेकिन कुछ अब हैरी केन जो एक मेन खिलाड़ी थे उनके, जिसके ऊपर ऑलमोस्ट रिलाई भी करती थी टॉटनहम, अब वो चले गए हैं। तो क्या इनके इजाफे से टॉटनहम की परफॉर्मेंसेज बेहतर हो पाएंगी या नहीं हो पाएंगी, नेक्स्ट कुछ मैचेस में हम देख सकेंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्या खबर है जी, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है और जो बार्सिलोना के हवाले से है। आप देख रहे हैं बार्सिलोना डायरेक्टर डीको कंफर्म्स यावी विल साइन न्यू डील, ही डिजर्व्स टू एक्सटेंड द कॉन्ट्रैक्ट, हाउ मेनी इयर्स यू विल सी सून बट वी रियली ट्रस्ट यावी फॉर द फ्यूचर। जी हाँ, यावी जो है बहुत ही शानदार प्लेयर होने के साथ साथ अभी तक बेहतरीन कोच भी साबित हो रहे हैं। बार्सिलोना को पिछले सीजन टाइटल भी जितवाया है उन्होंने, लेकिन कुछ ऐसे बयानात भी दिए थे यावी ने पास में जिनके ऊपर हमने काफ़ी तनकीद की थी और पूरे मीडिया में काफ़ी तनकीद हुई थी उन पे। लेकिन अगर परफॉर्मेंस की बात करें तो मुझे ऐसा लगता है, और बाकी भी जो पंडित्स हैं वो यही कहते हैं कि बार्सिलोना का फ्यूचर जो है, अगर उनके फाइनेंशियल क्राइसिस ठीक हो जाते हैं तो फिर सिक्योर हाथों में है। और यावी वो हैं जो कि बार्सिलोना को ऑल दो पिछले सीज़न आप जानते हैं चैंपियंस लीग में बहुत बुरी शिकस्त का सामना था, लेकिन आप इट्स टू अर्ली कि अगर आप उन पे इतनी तनकीद करते हैं, क्योंकि तब बिल्कुल ही नया नया उन्होंने ज्वाइन किया था क्लब को। लेट्स सी, जो डायरेक्टर है उन्होंने तो कंफर्म कर दिया कि यावी ही हमारे मैनेजर रहेंगे, और कितने अर्से के लिए रहेंगे ये जब वक्त आएगा तो वो कह रहे हैं कि वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो मंजर आम पे लाया जाएगा, लेकिन यावी पे वो उनको पूरा ट्रस्ट है, और आई थिंक बार्सिलोना के जो फैंस हैं उनको भी यावी पे ट्रस्ट है। लेट्स सी कितने साल के लिए ये कॉन्ट्रैक्ट होता है। नेक्स्ट हमारे पास क्या खबर है, और यहाँ पर चेल्सी के फैंस के लिए खुशखबरी है, और ये खुशखबरी परफॉर्मेंस के हवाले से नहीं है, क्योंकि परफॉर्मेंस में तो चेल्सी का अल्लाह ही हाफिज़ है, और जितनी तनकीद इन पे हो चुकी है हम क्या बताएं। यहाँ पर उन्होंने नई जो किट है, थर्ड किट, उसको मुतारिफ़ करवा दिया है। अवे किट भी है, होम किट भी है। अब किट मुतारिफ़ तो करवा दिया, लेकिन क्या किट नहीं बदलने से हालात भी बदल जाएंगे या नहीं बदलेंगे, ये तो वक्त ही बताएगा, क्योंकि चेल्सी ने इतना मायूस किया है, इतनी ज़्यादा स्पेंडिंग करने के बावजूद। आपको हम बताते चलें जिन्होंने शायद पहले हमारे शोज़ नहीं देखे, कि सबसे ज़्यादा पिछले सीज़न भी जो स्पेंडिंग करने वाली टीम थी वो चेल्सी थी, और इस साल भी अराउंड 1 बिलियन के करीब जो है वो स्पेंडिंग की है। उनके जो ऑनर है उन्होंने, और ऐसे ऐसे खिलाड़ी उन्होंने लिए हैं अपनी टीम में जो कि बाकी क्लब्स और बाकी अगर जगहों पे देखें तो शानदार परफॉर्मेंस देते हैं। न जाने उन्हें क्या हो जाता है जैसे ही वो चेल्सी में आते हैं, चेल्सी के लिए परफॉर्म नहीं कर पाते। और चेल्सी की ये बैड परफॉर्मेंसेस अभी भी जारी हैं, इस सीज़न भी उनका ऐसे ही कुछ मैचेस थे जो हमने पिछले शोज में शामिल किए। अब लेट्स सी, ये नई जो चेंज है, कहते हैं वो चेंज से भी कुछ चीज़ें बेहतर हो जाती हैं, शायद इस चेंज से कुछ फ़र्क पड़े उनकी परफॉर्मेंस के ऊपर। जी हाँ, कुछ लेटेस्ट हैपनिंग्स जो हमने आपके साथ शेयर की गोल्डन बूट लेटेस्ट में, और यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक का वक्त हुआ चाहता है। वेलकम बैक टू गोल्डन बूट, और प्रोग्राम में अब शामिल करेंगे पाकिस्तान के हवाले से क्या खबरें हैं फुटबॉल की दुनिया से। पाकिस्तान हार गया जी फ़लस्तीन से भी, जो एक मैच रहता था और उम्मीदें थी कि शायद इसमें कुछ बेहतर परफॉर्मेंस हमें नज़र आएगी। पाकिस्तान जो है वो एक के मुकाबले में 2 गोल से हार गया है। क्या अपडेट्स हैं आपके पास इस मैच के हवाले से? जी हाँ, बदकिस्मती से अब अपडेट्स तो यही हैं कि पाकिस्तान की एशियन कप क्वालिफायर अंडर 23 की कैंपेन बुरी तरह ख़त्म हो चुकी है। जापान, फिर उसके बाद मेज़बान बहरीन, और फिर अब फ़लस्तीन से भी हम हार गए हैं। उम्मीदें थी वैसे फ़लस्तीन के मैच में, आपने भी कल कहा था कि इसमें शायद हम कुछ अच्छी परफॉर्मेंस दिखा पाएँ। जी हाँ, लेकिन अब वो नहीं हो सका, तो इस पर अब हम कुछ कह नहीं सकते। तनकीद है, और बहुत से लोग इस बारे में अब यही सोच रहे हैं
कि या तो टीम में कोई बहुत ज़्यादा तब्दीलियाँ देखी जाएंगी, और इस हवाले से एक अपडेट आई भी है, विल टॉक अबाउट इट लेटर इन द प्रोग्राम। लेकिन ये ज़रूर ऑब्जर्व किया गया है कि इस शिकस्त के बाद काफ़ी जज्बात को काफ़ी ठेस पहुंची है। कोचिंग के ऊपर आएंगे, फिर सवाल उठेंगे कि इस मैच में हमें कुछ इंप्रूवमेंट नज़र आई। वही बात जो हम कल कर रहे थे कि पहले में 6 से हारे, फिर 3 से हारे, इसमें शायद 2 गोल और कम कर लें। तो ये इंप्रूवमेंट हमारी है कि हमने 3-4 गोल्स की बजाय 2-1 से ये मैच हारा है। गोल्स का डिफरेंस कम हुआ है, आपकी बात ठीक है, गोल्स का डिफरेंस कम हुआ है, लेकिन प्रोग्रेस तो ये फिर है। अब दूसरी बात ये है कि देखें, जो तनकीद भी आई है वो साबिक कोच की तरफ से आई है, साबिक कप्तान की तरफ से आई है। दोनों के पास अपने रेज्यूमे में कोई इस तरह की अचीवमेंट्स नहीं है जिनकी बुनियाद पर उनके उस क्रिटिसिज्म को बहुत ज़्यादा वेटेज दी जाए। यहाँ पर इट्स ऑल अबाउट नंबर्स, किसने कितने मैच खेले, कितना जिताया, क्या रिजल्ट रहा, दिस इज़ ऑल अबाउट इट। और ये अगर आप फिलॉसफी देते रहें कि आप चीज़ें हम बेहतर कर लेंगे या इस तरह, नंबर्स देखें, नंबर्स अगर पाकिस्तान के तो पहले फुटबॉल के हालात ऐसे थे। अब आई थिंक सो हमें फ्यूचर का अगर सोचना है तो उसमें हम पास्ट की जो नंबर्स उनको नहीं देखेंगे, हम तो राइट पर्सन फॉर द जॉब। हमें तो वो चाहिए कि जो आज के फुटबॉल को समझ सके और उस हिसाब से टेक्निक्स, जो मॉडर्न फुटबॉल को समझ सके। लेकिन क्या वो वसाइल बरूए कार लाने के लिए हमारे पास अभी गुंजाइश है? सबसे बड़ा सवाल तो ये है। हमारी जो पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड है, जो हमारी तंजीमें हैं, जो इंतजामी तंजीमें, वो तो आपको खेलने ही नहीं देना जा रहे। पहले तो सबसे पहली बात तो ये है कि वो तो आपको, मतलब अब सिचुएशन तो ऐसी बनी हुई थी। एनओसी अगर आपको रात को 12 बजे मिडनाइट को आपको एनओसी मिल रहा है तो व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स कि वहाँ पर कहीं ना कहीं कोई ऐसी कुव्वत है जो आपको एक सर्टन लेवल ऑफ डिफाइंस दे रही है। ये आपको लगता है कि ये जो लोग हैं, यानी जो अभी फेडरेशन में है, ये उनके खिलाफ कोई स्पोर्ट्स बोर्ड की वो है सख्ती है, या वो उनके साथ इसलिए कर रहे हैं, या आपको लगता है कि ओवरऑल मामलात ही ऐसे चल रहे हैं? मुझे लगता है ये ह्यूमन नेचर भी यही है। अगर सफ़र ज़्यादा लंबा हो, कामयाबी की चाहे गारंटी दी जाए कि अगर आप इस रास्ते पे कुछ अर्सा चलते रहेंगे तो आप कामयाब हो जाएंगे, लेकिन सफ़र लंबा हो और पुरपेच दुश्वार हो तो कोई भी हार जाता है हौसला। तो आई थिंक हम भी उसी फेज़ में से गुजरे हैं। हमें ये बताया जा रहा है 1 साल बाद, 2 साल बाद पाकिस्तान में वो डोमेस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप हो जाएगा, हमारे पास बैरून मुल्क से तरबियत याफ्ता कोचेस भी आ जाएंगे, बट वो स्टिल कैंट गारंटी कि हम जीत जाएंगे या हम फ्रांस को कम्पीट कर लेंगे, हम जर्मनी को घर में बुला के जिना स्टेडियम में हरा देंगे। वो तो एक कॉमन सेंस जो रखता है बंदा, उसको भी पता है कि हम फ्रांस को नहीं हरा सकेंगे, लेकिन एटलीस्ट जो है वो हम जो अपने पड़ोसी ममालिक हैं या जो अपने इर्द गिर्द के मुल्क हैं, एटलीस्ट उनसे तो खेल ही सकते हैं और वैसी परफॉर्मेंस तो दे ही सकते हैं। ये तो नहीं होता ना कि अंडर 23 में हम जाते और तीनों मैच हार के घर आ जाते, एक मैच ही जीत लेते। एनीवेज, फ़लस्तीन के अगेंस्ट जब मैच हम हार गए हैं, जापान से भी हारे थे, बहरीन से भी हारे थे, और अब नेक्स्ट जो है वो आपको हम बताने जा रहे हैं बलूचिस्तान से। जैसे कि हमने कल बताया था, 6 मुकामी जो प्लेयर्स हैं उनको किडनैप कर लिया गया था, अगवा कर लिया गया था। उसके हवाले से क्या पेशरफ्त हुई है जी? अभी कुछ ज़राए ने उनके नाम और उनकी फैमिलीज़ का जो इस पर स्टांस है, इस अगवा के जो वारदात हुई है इस पर, उसके बारे में बताया गया है। उनके नाम है और सेनेटर जो हैं अभी निगरान जो वज़ीर दाखिला हैं बलूचिस्तान के, उनकी तरफ से एक स्टेटमेंट शाया की गई है सोशल मीडिया के ऊपर। स्टेटमेंट है? उन्होंने पैरामिलिट्री फोर्सेस को डिप्लॉय किया है और उनको रेस्क्यू करवाने के लिए। वो उनसे किसी ने ये नहीं पूछा कि ये मामला हुआ क्यों है? मतलब इतने इनसिक्योर हैं आपके? वहाँ इनसिक्योरिटी है। अगर आप पिछले 5 साल के वाक़यात भी देखें तो वहाँ पर मसाजिद में धमाके हो जाते हैं और इस तरह के बलूचिस्तान में। ये आई डोंट से दैट आउट ऑफ माई पर्सनल डायरी, ये दिस इज़ ऑल ओवर द इंटरनेट पे भी है, मीडिया आउटलेट्स पे भी इसके तमाम वाक़यात के जो रेफरेंसेस हैं वो आपको मिल सकते हैं। तो ये एक तल्ख़ हकीकत है जिसको हम झुटला नहीं सकते कि वहाँ पर हालात इस तरह के हैं। पता चल गया, वो जगह पता चल गई है कि कहाँ पर किडनैप है, या किडनैपर्स की तरफ से कोई पेशरफ्त उनकी तरफ से हुई है, कोई उनकी ऑफ़र आई है या उन्होंने ऑफ़र मांगी है, या क्या कहा है? बदकिस्मती ये है कि इस पूरी कहानी में जो अभी ज़राए के ज़रिए लोगों तक भी पहुँची है, उसमें सिर्फ फैमिली का नैरेटिव जो है वो लोग सामने लाए हैं, और वो जज्बात ज़ाहिर है वो दुख से भरपूर जज्बात हैं। उनमें एक के भाई ने कहा जी कि मेरा भाई बहुत अच्छा खेलता था, वो मुझे बता के अभी टूर्नामेंट में हिस्सा लेने गया है और मुझे बाद में इत्ला मिल गई है कि वो अगवा हो गया। ये भी दुश्मन की चाल तो नहीं कि उन्होंने हमारे प्लेयर्स को अगवा कर लिया ताकि हमारे पास अच्छे प्लेयर्स ना आए? दुश्मन की भी कैटेगरीज लगा देते हैं ना कि ये सब जो करवा रहा है वो दुश्मन ही करवा रहा है। तो ये आपको लगता है कि इन्वॉल्वमेंट, क्योंकि बलूचिस्तान में हमें ये ऐसी खबरें भी मिलती हैं वहाँ पे काफ़ी, जैसे हिंदुस्तान है वो काफ़ी एक्टिव है, प्रो एक्टिव है इस तरह के मामलात को लेकर?
आई अपोलोजाइज फॉर इंटरप्टिंग, मैंने आपको इंटरप्ट किया। दुश्मन की भी दो कैटेगरीज है ना, एक तो जो इंटरनली हम कन्विंस्ड हो चुके हैं कि हमारा सिस्टम ख़राब है और हम बिल्कुल इसके साथ नहीं चल सकेंगे, एक वाकई में कोई बैरूनी ताकत अमल दरामद होती है। तो सिर्फ मामला ख़राब करने के लिए तो पहले अभी तो इसको आइडेंटिफाई नहीं किया जा सकता, स्पेक्यूलेशंस हैं, हम वो जितनी मर्जी कर लें। चलिए, है ये दिलखराज वाक़या। हमारी दुआएं और उम्मीद है कि ये जो भी हैं बच्चे और लड़के ये जल्दी से बाजियाब करवाए जाएं और अपने पेरेंट्स से मिले, और ये भी उम्मीद करते हैं कि आगे वो फुटबॉल से अपने आप को किनारा कशी इख्तियार न करें। शायद इसीलिए उनके साथ ये किया भी गया है। नेक्स्ट हमारे पास ख़वातीन के हवाले से है। ख़वातीन फुटबॉल टीम का जो है वो सऊदी अरब का दौरा 6 मुल्की टूर्नामेंट के लिए उन्होंने जाना है और कैंप्स का आगाज़ कर दिया गया है। कैसी चल रही है तैयारी मास? सबको यही अब दिलचस्पी का एक ही एलिमेंट रह गया है हमारे पास पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन से मुतालिक या पाकिस्तान फुटबॉल से मुतालिक। बाकी तमाम सतह पर हमें अभी शिकस्त ही है, या अंडर 19 की 21 से जो सैफ चैम्पियनशिप शुरू हो रही है, या हमारे पास वो है जिस टू लुक अहेड, और या ख़वातीन का अब ये जो 6 मुल्की टूर्नामेंट शुरू हो रहा है। इसके अलावा अभी हमारे पास फुटबॉल के मुतालिक कोई कैंप्स का आगाज़ कर दिया गया है, तो क्या सूरत हाल है कैंप्स में? कहाँ पर कैंप्स का आगाज़ किया गया? कैंप के लिए कॉल किया गया है। अभी खिलाड़ियों को इस बारे में कोई तफसील नहीं आई कि किन खिलाड़ियों को बुलाया गया और किन खिलाड़ियों को नहीं बुलाया गया। इसी तरह के कुछ मामला नेशनल कैंप के लिए भी हैं जो लेकिन ये कहाँ पे अरेंज कर रहे हैं कैंप? ये मोस्ट प्रोबेबली इस्लामाबाद में होगा, टू माई नॉलेज, लेकिन अगर चेंज होगा तो डेफिनेटली विल अपडेट यू अकॉर्डिंगली। अभी इनिशियली एज टू माई नॉलेज और एज टू माई अंडरस्टैंडिंग ये इस्लामाबाद में कहीं इसका कैंप होगा, और बता के इनिशियली ब्रीफ करेंगे कि 6 मुल्क की टूर्नामेंट है, इस लेवल की टीम्स आ रही हैं, ये उनकी टेक्निक्स हैं। टेक अवे, क्योंकि अंडर 23 और अंडर 16 की शिकस्त का टेक अवे था ही यही कि अगर आप उनकी टेक्निक रीड नहीं कर पाए तो आप कभी भी मजामत नहीं कर सकेंगे। जापान के अगेंस्ट जैसे आपके कोच ने सारे हथियार डाल दिए, चारों शाने चित होकर उन्होंने एडमिट किया। पहले से हारे हुए थे जापान के अगेंस्ट, तो लगता था कि वो उनकी जो स्ट्रैटेजी थी फील्ड के अंदर वो नज़र आ रही थी कि उनको कुछ समझ नहीं आ रही थी कि हमें को क्या करना है और क्या नहीं करना। वो तो एक मेरा ख्याल है बस फिल करने गए थे कि हमने जापान के अगेंस्ट मैच खेला है। एनीवेज नेक्स्ट जो है वो अभी ये कैंप का आगाज़ हो गया है और उम्मीद करते हैं हमारी ख़वातीन टीम जो है वो पिछली दफ़ा बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी थी उन्होंने, और इस दफ़ा भी जो है वो इस 6 मुल्क की जो टूर्नामेंट है उसमें अच्छी परफॉर्मेंस दे। वही बात जो हम बार बार करते हैं, हार जीत मैटर नहीं करती, आपकी परफॉर्मेंस आपकी एफर्ट मैटर करती है कि आप कितनी कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो खबर क्या है जी, वो वर्ल्ड कप क्वालिफायर के हवाले से भी कुछ खबर है जी? हाँ, वर्ल्ड कप क्वालिफायर के हवाले से भी खबर है, और ख़बर यही है कि जो 40 खिलाड़ियों का ऐलान किया गया है उसके अंदर ओवरसीज़ प्लेयर्स शामिल नहीं किए गए। अच्छा, सारे मुकामी प्लेयर्स? जी हाँ, अभी मुकामी प्लेयर्स। इसकी वजह क्या थी? उनकी अवेलेबिलिटी नहीं थी। एग्जैक्टली, अभी अवेलेबिलिटी का प्रॉब्लम है। जो अपनी दस्तयाबी के बारे में आगाह करेगा उसको अकॉर्डिंगली कैंप में शामिल कर लिया जाएगा। और इनिशियली अभी क्योंकि थोड़ा सा दूर है मामला, वेन्यू वगैरह फाइनल हो गया है? जी हाँ, जिन्ना स्टेडियम इस्लामाबाद में हमने होस्ट करना है, और ये अपॉर्चुनिटी है जिसमें वी कैन आइदर मेक इट और वी कैन ब्रेक इट। या तो हम पता चल जाएगा, इंटरनेशनल हो जाएंगे, हम इंटरनेशनली भी लोग एक्नॉलेज करेंगे कि यार दे आर स्ट्रगलिंग एंड दे नीड हेल्प, और कोई ना कोई तंजीम, फीफा जैसे बैन अल-अक़वामी तंजीम है, AFC है, या उनके कोई नुमाइंदे या उनकी जो और जो उनसे अलहाक शुदा तंजीमें हैं, वो दे विल कम फॉरवर्ड एंड दे विल एक्सटेंड देयर हेल्पिंग हैंड। अगर ऐसा नहीं होता तो वो लूज द अपॉर्चुनिटी, यहाँ फुटबॉल खत्म हो जाएगा। और अच्छा, ये भी तो कुछ खबरें सराउंड कर रही हैं ना, जो अंदर का जो लोग हैं उनके से सुनने में भी आया, हम नाम तो नहीं किसी का लेके, कि पाकिस्तान में फुटबॉल जो है वो खतरे में है अभी, ये मुस्तकबिल है। इस हवाले से असल में चंद इंकशाफात किए गए हैं। एक न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल आया है जिसमें कुछ तल्ख हकीकतें बताई गई हैं। अच्छा, और अगर आप उन मामलात को बिल्कुल उस नज़र से देखें कि ये वाकई ये प्रॉब्लम्स हैं और ये हुए हैं, तो आपको लगेगा कि जिस बंदे को आपने बिठाया वो वाकई में काम नहीं कर रहा। और उसमें वाक़यात क्या क्या शामिल हैं? NOC का मामला, वेन्यू डिसाइड करने में ताख़ीर, और फिर उसके बाद एक सबसे बड़ा उन्होंने जो अभी जो क्रिटिसिज्म आ रहा है वो ये आ रहा है कि जो चेयरमैन है नॉर्मलाइजेशन कमेटी के, वो तो किसी को मिलने के भी वो रवादार नहीं है। अच्छा। वो ना किसी से सलाम लेते हैं, ना और किसी को वो फेयरवेल तक नहीं, अलविदा तक नहीं कहने आए। अगर टीम बाहर जा रही थी अंडर 23 के लिए, टूर्नामेंट के लिए, तो कर्टियसली आपको आ जाना चाहिए। आप लीड कर रहे हैं फुटबॉल फेडरेशन को, तो आप आते हैं और आप आके अप्रिशिएट करते हैं। मतलब सिर्फ वहाँ बैठे हैं, सैलरी अपनी ले रहे हैं और वो जो मराहत हैं उसको एंजॉय कर रहे हैं। हालांकि उन्होंने कहा था जब वो इलेक्ट हुए थे IPC के साथ कोऑर्डिनेशन में काम करने के लिए, तो उन्होंने कहा था कि वो एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले से एक बड़ा अच्छा तासुर कायम करेंगे। लेकिन अभी तक
वो ही इज़ टेरिबली फेल्ड। जो ये इस आर्टिकल के मुताबिक जो उनके ऊपर इल्ज़ामात हैं, अब वो इन इल्ज़ामात का दिफा कैसे करते हैं या उनके क्या प्रॉब्लम्स थे, ऐसे क्या मसाइल थे कि वो नहीं कर। देखें, अगर आप किसी पाकिस्तानी नेशनल को आप पाकिस्तान की जिम्मेदारी दे रहे हैं और फिर आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो जाती अनाज के ऊपर पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा देगा? ऐसा हो ही नहीं सकता। लेकिन उसमें पर्सनल चीजें आ जाती है ना, जब आपकी जातियात आ जाती है फिर मुल्क भी पीछे रह जाता है, बाकी चीजें भी पीछे रह जाती है, आप अपनी जात और अपने से जुड़े लोगों के ही वो गुलाम बन के रह जाते हैं कि बस हमें अपने लिए करना है और जो दो चार अपने आगे पीछे ऊपर नीचे हैं बस उनके लिए ही हम सब कुछ करेंगे एंड दैट्स इट। तो जनाब, जो लोग ये सोचते हैं वो ये नहीं सोचते कि अगर लेट्स से फॉर एग्जांपल आपने ये जो भी एग्जांपल दिया है कि वो बंदा जातियात पर आ जाता है, तो ये इजाज़त तो कानून भी देता है कि अगर आपका जो इंटरनली जो स्टैंडर्ड आपने सेट किया हुआ है अगर उससे नीचे जाकर आपको काम। मैं आपको बताता हूँ कि जो आपको जो डेजिग्नेशन दी जाती है, जहाँ पे आपको बिठाया जाता है, आपकी तमाम तर जो प्रायोरिटीज होती हैं वो पहले उसको डिलीवर करना होता है। जातियात पे आप बाद में आते हैं, डेवलप्ड सिस्टम में बाद एक डेवलप्ड सिस्टम की रिक्वायरमेंट डेवलप आपको बिठाई वहाँ पे तब है कि आपने उस चीज़ को डेवलप करना है। आपके अंदर वो स्किल्स आपको देखी गई हैं कि आपकी सीवी है, आप में वो टैलेंट है, आप वो कर सकते हैं, आप में वो ब्रिलियंट माइंड है, आपको उस सीट पे बिठाया जाता है। जब बिठाया गया है तो आपका काम है वहाँ पे जो लूप होल्स हैं आप सारी जो है वो अपनी जितनी भी आपका वो एफर्ट होती है आप लगा, बल्कि आप आउट ऑफ द बॉक्स जाके चीज़ें करते हैं। लेकिन एक बंदा अगर वहाँ पे अपनी पहले ज़ातियात को देखना शुरू कर दे, अपने मामलात को, बाकी चीज़ों को वो फर्दर और डिले करता जाए, तो ऐसे में वो बंदा कसूरवार होता है, ना कि उसकी ये चीज़ कि वो ज़ातियात पे गया है इस वजह से उसने ये नहीं किया। वो अच्छा, ये आप तस्लीम करते हैं कि अंडर डेवलप्ड सिस्टम, उन्होंने काफ़ी चीज़ें अभी बनानी है। जी, मैं तो आपको शुरू से कह रहा हूँ कि हमें डेवलपमेंट की तो ज़रूरत है, लेकिन हमें स्ट्रक्चर ही चेंज करना चाहिए। ठीक है, हाँ। ये इस बात में तो कोई शक नहीं है, इसका मतलब डेवलपमेंट की जरूरत है। तो जहां डेवलपमेंट का रूम होगा ना, वहां ट्रायल एंड एरर के बगैर नहीं चला जा सकता। लेकिन उसके हवाले से हमें आप खुद ही कह रहे हैं कि वो टीम को सलाम तक करने नहीं आए। ये मैं आर्टिकल का मतन बता रहा हूँ आपको, जो आर्टिकल का मतन है, आर्टिकल के मतन के मुताबिक अगर आप चलें तो आपको लगेगा वाकई वो बंदा काम नहीं कर रहा, लेकिन फिर आपको दूसरी साइड ऑफ द स्टोरी भी जाननी पड़ेगी कि जनाब उनके तो वो स्टोरी के हमें कभी आता नहीं ना उनकी तरफ से मौकफ। लेट्स होप के वो अपने इस हवाले से कोई सफाई दें और बताएं कि जी ये प्रॉब्लम्स है मेरे साथ, या ये बात कितनी हद तक सच है या नहीं है, ताकि हम उसको भी व्यूवर्स के सामने रखें। और फैसला तो आवाम ने करना होता है, आपने एक पॉइंट रखना है, आपने उसके बारे में बताना है और फिर आवाम फैसला करेगी हाँ ये बंदा राइट है या नहीं है, उसके ऊपर फिर आप चलते हैं। आप अपनी थोड़ी बनाते हैं कि नहीं हम अगर कह रहे हैं ये गलत है तो ये गलत है, या आर्टिकल में लिख दिया गया गलत है। लेकिन मेरी जाती राय ये है कि आवाम का इन्फ्लुएंस जो है वो एक हद तक होना चाहिए। लेट द कमेटी डिसाइडेड। जो अभी वहाँ पर जो इंतज़ामिया या जिन लोगों के पास भी जिम्मेदारी है उनके पास बिल्कुल जो हकायक की बुनियाद पर कि ये प्रॉब्लम्स हाईलाइट किए गए हैं, इनकी क्या वजूहात थी, एक एक्सप्लेनेशन कॉल जिस तरह किसी दफ्तर में की जाती है। जी हाँ, बिल्कुल आए वो एक्सप्लेनेशन कॉल आए, ताकि वही बात कर रहा हूँ ताकि आवाम जो है उनको आप एतमाद में ले सके ना कि ये प्रॉब्लम्स हैं और ये इश्यूज को हम हाईलाइट कर रहे हैं। एक्चुअली तो आपने सेटिस्फाइड, आपने अपनी आवाम को, अपने प्लेयर्स को, अपने लोगों को करना है, अपने फ्यूचर के बनने वाले स्टार्स को करना है, जिनको अगर आप फ्यूचर स्टार बनाना चाहते हैं, जो बच्चे घर में फुटबॉल खेलते हैं या वो आपकी नेशनल टीम में क्यों आएंगे, आप बेसिकली तो उनको ये पहुंचा रहे हैं ना बात के हम जो है वो अपना सिस्टम बेहतर बना रहे हैं, जो लूप होल्स हैं उनको ठीक कर रहे हैं, ताकि वो जो बच्चा बैठा हुआ है अगर उसमें वो स्किल्स हैं या वो करना चाहता है तो वो भी ये सोचे कि हाँ मैं पाकिस्तान फुटबॉल टीम में नेशनल साइड पे जाना चाहता हूँ। बड़ी बेहतरीन बात है और ये बड़ी बेहतरीन अप्रोच है। आप यकीन करें कि अभी ये जो मैच हुआ है जिसमें वो शहजाद अनवर साहब की पेप टॉक के ऊपर मैं कहीं कमेंट्स पढ़ रहा था ऑनलाइन ही, वहाँ पर लोग अब कोई एक उनके अपोज कर रहा था, उनको कोई ऑफेंड कर रहा था और कोई डिफेंड कर रहा था। इस तरह अब उन दोनों ग्रुप्स में बहस भी यही चल रही थी कि ये बात कर रहे हैं और इस तरह बस कॉन्फिडेंस भर दिया है और बस जाके पिच के ऊपर जाओ और बस मार दो या मर जाओ, इस तरह का जज्बा भरा हुआ है। तो ये इसके अलावा भी काफ़ी कुछ अभी टीम को ज़रूरत है। लेकिन इनफरादी तौर पर ये भी एक सच है, आप जुटला नहीं सकते कि इनफरादी तौर पर जो भी इस वक्त पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन के साथ काम कर रहा है वो कामयाब है। शहजाद अनवर के रेस्यूमे से आप ये नहीं हटा सकते कि वो पाकिस्तान फुटबॉल टीम के कोच रहे हैं। कारकर्दगी क्या रही ये सानवी तरजीह आ जाएगी, पहले उनका पर्सनल गोल अचीव हो जाएगा, कलेक्टिव जो हमारी सक्सेस है उसके अंदर। तो मतलब हमें अपनी सीवीज हैवी करनी है, हमें परफॉर्मेंसेस और बाकी चीजों को छोड़ देना चाहिए, हमें ये देखना चाहिए कि मेरा मकसद नहीं है। नहीं आपका मकसद क्यों नहीं मेरा मकसद ये है कि सबका मकसद बेसिकली तो यही है कि जो परफॉर्मेंसेस हैं शहजाद अनवर साहब परफॉर्म करें,
आपको दुनिया याद करेगी, आपको पूरा पाकिस्तान याद रखेगा। कोई आपकी सीवी पे ये नहीं देखेगा आप कोच रहे हैं नहीं रहे, आप अच्छा परफॉर्मेंस दें। वो आपकी जो मेहनत होती है वो खुद मुंह बोलता सबूत होती है। ये नहीं सिर्फ होता है जी कि मैं कोच हूँ, मैं रहा हूँ और ये मेरी बहुत बड़ी अचीवमेंट है, तो अचीवमेंट आपने फिर पूरी कर ली, आप घर चले जाएं फिर, क्योंकि आपकी सीवी पे आ गया जी आप कोच रहे हैं। आपने डिलीवर करना होता है भाई। आप अगर डिलीवरी नहीं कर पा रहे तो फिर आपकी सीवी हो या जो भी हो, फिर वो डेजिग्नेशन से जो भी मामलात हैं वो उसकी कोई हैसियत नहीं है। एनीवेज बहुत शुक्रिया माज, आपने हमारा साथ दिया और उम्मीद करते हैं ये मामलात बेहतर होंगे और हमें कुछ अच्छी अच्छी खबरें भी बताने को मिलेगी जो पाकिस्तान में फ़ुटबॉल के लवर्स हैं। और उम्मीद करते हैं कि हम अपने प्लेयर्स को जो है वो भी देखें और अच्छा खेलते हुए देखें और उनकी तरफ से भी हम लाइव लाइट में देखें उनको। उस तरफ से भी अभी तक कोई जो है वो मीडिया मैनेजमेंट नज़र नहीं आती हमारी फ़ुटबॉल फेडरेशन की या नॉर्मलाइजेशन कमेटी की। यहाँ पर आज के लिए बस इतना ही। इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होगी। आप प्रोग्राम को रिपीट पे देख सकते हैं। fastsports.tv हमारी वेबसाइट है, या फिर आप फास्ट स्पोर्ट्स PK हमारा यूट्यूब चैनल, वहाँ पर देख सकते हैं और अपनी वीडियोस बनाकर भेजिए। अगर आप में टैलेंट है, हमारे व्हाट्सएप नंबर 0311773866 है। इस नंबर पर हम आपको फीचर करेंगे। अपने मेज़बान अली मिर्ज़ा को इजाज़त दीजिए। देखते रहिए फास्ट स्पोर्ट्स, होम ऑफ चैंपियंस। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।